आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़ने के बाद शायद अगली बार किसी मॉल में घूमते हुए थोड़ी घबराहट जरूर होगी। कहानी का नाम है द घोस्टली ज्योमेट्री ऑफ सनशाइन मॉल। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सनशाइन मॉल जैसी एक आम जानी पहचानी जगह को एक ऐसे डरावने सपने में बदल देती है कि रातों की नींद उड़ जाए। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल भी खड़ा करती है कि हमें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, किसी अनजान भूत प्रेत से या फिर उन जानी पहचानी चीजों से जो अचानक हमारे सामने अपना रूप बदल दें। सही बात है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए इस मॉल के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या छिपा है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कहानी का डर किसी भूत या चुड़ैल से ज्यादा उस जगह के उसके अजीब और तर्क से परे व्यवहार से पैदा होता है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये हमारी हकीकत की समझ पर एक हमला है। तो कहानी की शुरुआत होती है शहर के सबसे बड़े और मशहूर सनशाइन मॉल से। दिन में ये जगह हम सबके लिए बहुत फेमिलियर है। भीड़, दुकानों की चमक, बच्चों का शोर, एक सुरक्षित सार्वजनिक जगह। हाँ, लेकिन कहानी के किरदार आरव, कबीर और नेहा इसे एक चैलेंज की तरह देखते हैं। अब वो हॉन्टेड मॉल चैलेंज के लिए एक रील बनाने आए हैं या आज के जमाने का बहुत ही रिलेटेबल मोटिवेशन है? सही। सोशल मीडिया पर कुछ अलग करने की चाहत उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। यहीं से डर की पहली परत शुरू होती है। नियम तोड़ने से? बिल्कुल। सिक्योरिटी से छिपकर बंद मॉल में घुसना अपने आप में एक थ्रिल है, लेकिन यही थ्रिल उन्हें एक बड़े खतरे की ओर धकेल देता है। और लेखक हमें शुरू में बहुत आराम महसूस कराता है। वे ग्राउंड फ्लोर पर घूमते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे फ्लोर पर जाते हैं और कुछ भी अजीब नहीं होता। हाँ, सब कुछ शांत, लगभग बोरिंग। हाँ, मुझे लगता है लेखक जानबूझकर हमें इस झूठी सुरक्षा में रख रहा है ना। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। जब आप खतरे की उम्मीद कर रहे हों और कुछ न हो तो आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और ठीक उसी पल जब आप सबसे कम उम्मीद कर रहे होते हैं, कहानी आप पर हमला करती है। और ये दिन और रात का विरोधाभास भी यही काम करता है। अच्छा, वो कैसे? जिस मॉल को हम दिन की रोशनी में सुरक्षित मानते हैं, वही रात के अंधेरे में एक शिकारी की तरह महसूस होने लगता है। और शिकार शुरू होता है चौथे फ्लोर पर। यहीं से चीजें बहुत तेजी से अजीब होने लगती हैं। पहले तो सबके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह खत्म। ये अलगाव या आइसोलेशन पैदा करने का एक क्लासिक लेकिन हमेशा असरदार तरीका है। जब मदद बुलाने का कोई रास्ता ना हो तो डर 10 गुना बढ़ जाता है। सही। वो अब सिर्फ मॉल में नहीं है, वे एक अलग ही दुनिया में फंस गए हैं जहां बाहर के नियम लागू नहीं होते। और ठीक तभी पास की लिफ्ट अपने आप डिंगी आवाज के साथ खुल जाती है, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। हाँ, ये सिर्फ एक जंप स्केयर नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा है ना? हाँ, ये एक तरह का निमंत्रण है। वो जगह, वो चौथा फ्लोर जैसे कह रहा हो, मैंने तुम्हें देख लिया है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और फिर आती है नेहा की वो लाइन जो सब कुछ बदल देती है। वो फुसफुसाकर कहती है। हाँ, वो कहती है, ये फ्लोर तो मॉल के मैप में है ही नहीं। और ये वो पल है जहां जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है। अब डर अंधेरे या अकेलेपन का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तर्क पर हमला है। और यही कहानी का शीर्षक घोस्टली ज्योमेट्री यानी भूतिया ज्यामिति अपना मतलब दिखाना शुरू करता है। वो कैसे? देखिए, इंसान का दिमाग जगहों को समझने के लिए तर्क और ज्यामिति पर निर्भर करता है। हमें पता है कि एक दरवाजा कहाँ खुलेगा, एक सीढ़ी कहाँ जाएगी, लेकिन जब आप एक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाएं जो है ही नहीं, तो आपके दिमाग का पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। हाँ, ये आपके दिमाग के सबसे बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमला है। डर अब बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी हो जाता है, क्योंकि आप अपनी ही समझ पर भरोसा नहीं कर सकते। और जब वे उस नामुमकिन फ्लोर पर कदम रखते हैं तो वहां का नजारा भी उतना ही अजीब है। चारों तरफ दुकानें हैं, लेकिन सबके शटर खुले हैं और अंदर खड़े हैं मैनिक्विन, पुतले। कहानी में लिखा है कि वे सिर्फ खड़े नहीं थे, वे उन्हें घूर रहे थे। ये अनकैनी वैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई चीज इंसान जैसी दिखती है पर पूरी तरह इंसान नहीं होती तो वो हमें बहुत बेचैन करती है। हाँ, लेकिन यहाँ बात उससे भी गहरी है। मॉल में पुतले हमेशा से होते हैं, वे उपभोक्तावाद के प्रतीक हैं। सही। एक आदर्श इंसान जो हमें कुछ खरीदने के लिए लुभाते हैं। कहानी इस विचार को पूरी तरह पलट देती है। यहाँ पुतले ग्राहक को नहीं बल्कि ग्राहक की पहचान को ही खरीद रहे हैं, यहाँ निगल रहे हैं। ये बहुत ही डरावना ख्याल है। और जब वे इस खौफ से जूझ ही रहे होते हैं तभी उनके पीछे से एक शांत आवाज आती है।
स्टोर बंद हो चुका है। हाँ, एक सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन उसके हुलिये में कुछ तो गड़बड़ है। पुरानी यूनिफॉर्म, कोई नेम प्लेट नहीं, एक गुमनाम चेहरा। उसकी पहचान का ना होना उसे और भी खतरनाक बना देता है। वो इस जगह का हिस्सा लगता है, हमारी दुनिया का नहीं। मतलब वो कोई कर्मचारी नहीं है? नहीं, वो उस असंभव जगह का रखवाला है। एक तरह से वो किसी पौराणिक कहानी का किरदार लगता है, जैसे कोई नाविक जो आपको एक ऐसी नदी के पार ले जा रहा हो जहां से कोई वापस नहीं आता। और कबीर हिम्मत करके उससे नीचे जाने का रास्ता पूछता है, और गार्ड का जवाब। वो इस कहानी का सबसे ठंडा, सबसे डरावना पल हो सकता है। वो धीरे से कहता है, नीचे नहीं, अब सिर्फ ऊपर जाना है। एक ऐसी इमारत में जहां चौथा फ्लोर ही आखिरी होना चाहिए, ऊपर जाने का क्या मतलब है? हाँ, ये संवाद किरदारों से उनका बचा कुचा नियंत्रण भी छीन लेता है। वो उन्हें बता रहा है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और गहरे फंसने का रास्ता है। बिल्कुल, ये एक जाल का दरवाजा खोलने जैसा है। ऊपर जाना शायद किसी और आयाम में जाने का संकेत है, या फिर उसी जगह में और गहराई से खो जाने का। और इसके ठीक बाद जो होता है वो किसी बुरे सपने के सच होने जैसा है। गार्ड के ये कहते ही सारे के सारे मैनिक्विन्स, हाँ, एक साथ एक ही पल में उनकी तरफ अपना सिर घुमा देते हैं। अब ये सिर्फ उनका वहम नहीं है, ये हकीकत है। कल्पना कीजिए इस दृश्य की, दर्जनों बेजान आंखें एक साथ आपकी ओर घूमती हैं। उफ, ये एक मूक हमला है जिसमें कोई आवाज नहीं है, लेकिन दहशत कहीं ज्यादा है। और फिर पैरों की आवाज आती है, टप टप टप। कहानी ये नहीं बताती कि ये आवाज गार्ड की है या पुतलों की। और यही अनिश्चितता इसे और भी डरावना बना देती है। नेहा चिल्लाती है और सब भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है। आरव भाग रहा है पर कहीं पहुंच नहीं पा रहा। वो चौथा फ्लोर कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, हर मोड़ के बाद वही दुकान, वही बोर्ड, और दूर खड़ा वही गार्ड नजर आता है। हम फिर से घोंसली ज्योमेट्री पर वापस आ गए। ये जगह खुद एक जाल है, एक लूप। हाँ, एक आर्किटेक्चरल लूप है, एक अंतहीन गलियारा। ये हॉरर की एक बहुत ही असरदार शैली है, जिसे लिमिनल स्पेस हॉरर भी कहते हैं। अच्छा, ऐसी जगहें जो ट्रांजिशन के लिए बनी होती हैं, जैसे गलियारे, वेटिंग रूम या खाली मॉल। जब आप इन जगहों में फंस जाते हैं तो डर सिर्फ किसी दुश्मन का नहीं होता, बल्कि खुद उस जगह का होता है। और इस चरम डर और भाग दौड़ के बीच आरव गिरता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो मॉल के बाहर होता है। हाँ, पार्किंग में। सुबह हो चुकी है, सूरज निकल रहा है। डर के उस अंतहीन लूप से अचानक सुबह की सामान्य दुनिया में वापसी बहुत चौंकाने वाली है। ये एक बहुत ही चालाक तकनीक है। ये न सिर्फ किरदार को बल्कि पढ़ने वाले को भी भ्रम में डाल देती है कि क्या ये सब एक बुरा सपना था? हाँ, क्या ये सब आरव के दिमाग की उपज थी? क्या वो थककर सो गया था? कहानी हमें इस आसान जवाब को मानने का मौका देती है, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। हाँ, क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी है। एक अफसर आरव के पास आता है और उससे जो पहला सवाल पूछता है वो सारे शक दूर कर देता है। वो पूछता है, तुम जिंदा कैसे हो? बिल्कुल, ये एक लाइन इस बात की पुष्टि कर देती है कि जो कुछ भी अंदर हुआ वो असली था, और वो बहुत खतरनाक था। यहाँ कहानीकार ने जो किया है वो बहुत असरदार है। वो एक आधिकारिक स्रोत यानी पुलिस के जरिए अलौकिक घटना की पुष्टि करवाता है। जब एक पुलिस अफसर ये मानता है कि उस जगह पर कुछ गलत है, तो डर का असर दोगुना हो जाता है। सही। ये आरव के अनुभव को सच साबित करती है, जबकि हमारी दुनिया के नियमों को झूठा। इसका मतलब है कि आरव पहला नहीं है। और फिर पुलिस अफसर वो खुलासा करता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। वो बताता है कि पिछले 5 सालों में 17 लोग, हाँ, 17 लोग उस चौथे फ्लोर पर जाने के बाद लापता हो चुके हैं। और फिर वो आखिरी बात कहता है जो दिमाग को सुन्न कर देती है। और इस मॉल में कभी चौथा फ्लोर था ही नहीं। ये विरोधाभास ही इस कहानी का दिल है। एक ऐसी जगह जो मौजूद नहीं है, वो लोगों को निगल रही है। और पुलिस ये जानती है, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज से कैसे लड़ सकते हैं जो तर्क के हिसाब से है ही नहीं। आरव पूरी तरह टूट चुका है। वो कांपती हुई उंगली से ऊपर मॉल के बोर्ड की तरफ इशारा करता है, और हम देखते हैं कि जहां सनशाइन मॉल लिखा था वहां एक नई टिमटिमाती हुई लाइट जल रही है। हाँ, बोर्ड बदल चुका है। अब उस पर लिखा है 4th फ्लोर नाउ ओपन। ये एक बहुत ही भयावह विचार है। इसका मतलब है कि वो जगह जो अब तक एक छुपी हुई विसंगति थी, अब मॉल का एक आधिकारिक हिस्सा बन गई है। वो अब छिपकर शिकार नहीं कर रही, नहीं, बल्कि खुलेआम लोगों को निमंत्रण दे रही है। ये उस बुराई के विस्तार को दिखाता है। और फिर कहानी का अंतिम दृश्य आता है,
जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। अंदर उस चौथे फ्लोर पर कर्मचारी एक नया मैनिक्विन लगा रहे हैं और उसका चेहरा हूबहू आरव जैसा है। और यहाँ कहानी अपना पूरा मतलब साफ कर देती है। ये एक चक्र है। वो मॉल या उसके अंदर की जो भी शक्ति है वो लोगों को निगलकर अपनी प्रदर्शनी का हिस्सा बना लेती है। आरव शारीरिक रूप से बच गया, लेकिन उसकी पहचान, उसकी आत्मा का एक हिस्सा वहीं कैद हो गया है। वो अब उस भूतिया ज्यामिति का हिस्सा बन गया है। हाँ, और नाउ ओपन का साइन ये संकेत देता है कि जाल अगले शिकार के लिए तैयार है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये कहानी एक सुरक्षित और जानी पहचानी जगह के भूगोल को ही बदलकर एक जाल बना देती है। सही। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि सबसे गहरा डर तब पैदा होता है जब हमारी हकीकत की समझ टूटने लगती है। सनशाइन मॉल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक शिकारी है। बिल्कुल। और आरव के चेहरे वाले मैनिक्विन की छवि एक बहुत गहरी बात कहती है। ये एक तरह से उपभोक्तावाद पर भी एक स्याह टिप्पणी है। वो कैसे? हम मॉल में चीजें खरीदने या देखने जाते हैं, लेकिन ये मॉल इतना भूखा है कि वो सिर्फ सामान नहीं बेचता, बल्कि अपने ग्राहकों को ही निगल जाता है। हाँ, और उन्हें प्रदर्शन की वस्तु बना देता है। लोग आते हैं चीजें देखने और अंत में खुद एक चीज बनकर रह जाते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो काफी देर तक जहन में घूमता रहता है। और ये कहानी हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है। कहानी में बताया गया है कि 5 सालों में 17 लोग लापता हुए। अगर अब चौथा फ्लोर खुल गया है तो उन पिछले पीड़ितों का क्या हुआ होगा? वाह! क्या वे भी उन मैनिकिन्स में से एक हैं जो अब भी वहां खड़े नए ग्राहकों को घूर रहे हैं? और जैसे ही मॉल इस नई मंजिल का विज्ञापन कर रहा है, तो क्या ये एक चेतावनी है या एक निमंत्रण? और सबसे डरावना सवाल, क्या होगा अगर कोई इस कहानी को जानने के बाद भी सिर्फ जिज्ञासा में उस लिफ्ट का बटन खोजने की कोशिश करे?